2 से 3 बार मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बना। जब ये बात हम मनीष सिन्हा से कंप्लेन किए, तो मनीष सिन्हा आके हम लोग के शादी के सॉल्यूशन निकाले कि ये बात तुम बाहर मत शेयर करना, तुम लड़की हो, तुम्हारा इज्जत चला जाएगा, तुम्हारे पास क्या, मतलब बहुत कुछ बोले। उसके बाद 3 बार हम प्रेग्नेंट हुए। मैम देखिए, लड़कियों के साथ अनशोषण का मतलब ये है कि जो लड़की सीनियर पर्सन के संबंध में आ गई, उनका बात मान ली और उनके साथ रिलेशनशिप में आ गई, सब उन लोग के साथ होता था जी। अगर नहीं मानती थी लोग तो फिर मारपीट, यही सब, गाली गलौज, वीडियो वगैरह बनाना, सब यही सब करता था लोग। तुम बता सकते कि वहाँ पर कितनी लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ? गिन नहीं सकते कितना लड़कियां हैं, बहुत सारा, सबके साथ यही होता है वहाँ पे। रूम से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, रूम से बाहर लड़के को नहीं निकला दिया, लड़कियों को जिसको ले जाता था वो रात को 2 से 3 बजे रात को ही आती थी, उसके पहले नहीं आती थी। मैम उसमें मारपीट इसी कारण हो रहा है कि हम एक दूसरे को नहीं बुला रहे थे, इसको वजह से मुझे पीटा गया है। भागने लगे, मतलब 2-4 गो हमको पीछे लगल था देखने के लिए हमको, तो हम 2-4 दिन बैग निकाल के, मतलब हमको देखल नहीं था, तब पर भी हम भाग रहे थे। तो इन अपराधियों का जो ये पूरा नेटवर्क है, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का इनको संरक्षण मिला हुआ है। डीबीआर नाम की मार्केटिंग कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का मामला हाल ही में सामने आया। कंपनी का ब्रांच बिहार के अलावा यूपी में भी बताया जा रहा है, लेकिन इसकी काली करतूतों का भंडाफोड़ बिहार के मुजफ्फरपुर से हो रहा है, जिसके बाद एक एक कर इसके सभी ब्रांच की सच्चाई सामने आ रही है। पीड़िताओं के अनुसार इस कंपनी की आड़ में बेरोजगार युवक युवतियों को फंसाया जाता है, ब्लैकमेलिंग और मारपीट के साथ युवतियों का यौन शोषण होता है, उनसे देह व्यापार भी कराया जाता है। कंपनियों के गुंडों द्वारा अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकरण ने बालिका गृह कांड की न केवल याद दिला दी, बल्कि उससे भी विभत्स साबित हो रहा है। एक पीड़ित लड़की किसी भी तरह से इन दरिंदों के चंगुल से भाग निकली और कंपनी की काली करतूतों को उजागर किया। डीबीआर कंपनी के सीएमडी सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों से जुड़ते थे और नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी का झांसा देकर उनके साथ यौन शोषण करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 31/5/2024 यानी 1 महीना गुजर जाने के बाद भी अब तक सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य अभियुक्त कंपनी का सीएमडी मनीष सिन्हा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वो खुलेआम घूम रहा है और पीड़िता को तरह तरह से धमका रहा है, डरा रहा है, यहाँ तक कि केस उठाने के लिए पैसों का प्रलोभन भी दे रहा है। और प्रशासन इस पूरे मामले को, इतने बड़े स्कैम को निजी संबंध बताकर हल्के में ले रही है। इतने बड़े स्कैम और सैकड़ों लड़कियों के यौन शोषण मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की जगह थाना स्तर पर जांच की जा रही है। इस केस के आयु हैं अय्यारपुर थाना के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र मातो। जब मैं इनसे मिलने पहुंचे तो इन्होंने कैमरा पर आने से इनकार कर दिया, लेकिन इन्होंने ऑफ कैमरा जो बातें बताई वो पूरी तरह से इस मामले को निजी संबंध से जोड़ रहे थे। और जब 4 लड़कियां थाना में गवाह देने पहुंची तो उनसे कहा गया कि आपके साथ क्या हुआ वो मत बताइए, आप सिर्फ उस पीड़िता का नाम बताइए जिसने पहले केस किया है, उसे आप कैसे जानती हैं। तो जांच किस तरह से हो रही है इसका अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं, जबकि सच्चाई सबके सामने है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, इससे जुड़े दस्तावेज भी सामने आ चुके हैं। इस मामले में सिर्फ एक लड़की सामने आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कई लड़कियां सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ लड़कियां समाज और बदनामी के डर से सामने आने से इनकार कर रही हैं, क्योंकि जो लड़कियां सामने आ चुकी हैं उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। धमकी में कहा जा रहा है कि मनीष सिन्हा जो कंपनी का सीएमडी है उसका संबंध सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से है, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए केस वापस ले लो। और सबूत के नाम पर मनीष सिन्हा का बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं। यही नहीं, कंपनी से जुड़े अधिकारी जिनका नाम एफआईआर में है वो भी अपनी तस्वीरें नेताओं के साथ दिखाते हैं। हमने 4 लड़कियों से बात की है। ये लड़कियां बिहार के अलग अलग जिलों से हैं। मैं इनकी पहचान नहीं बता सकती, एक एक कर मैं इन लड़कियों की आप बीती आपको सुनवा रही हूँ। इनमें वो लड़की भी शामिल है जिनके साथ मारपीट वाला वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं मेरे फ़ोन पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया फेसबुक आईडी पे तिलक प्रताप का, उसको हम एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद मैसेंजर पर मैसेज आया, पहले तो मैसेज को इग्नोर किए, फिर हम सीन किए क्योंकि मैसेज ज़्यादा आ रहा था।
तो नॉर्मली हाल समाचार बात हुआ, फिर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये चीज़ में वो बात किए। हम बताएं कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे थे और फॉर्म भर रहे थे, तो वो बोले कि उससे अच्छा यहाँ लड़की के लिए जॉब है, जो कि ऑफिस में रह के करना है। 4 से 5 घंटा, 5 से 6 घंटा काम है, बाकी तो आप रूम पे रह सकती हैं। खाना बना बनाया मेस से मिलेगा, हॉस्टल है, यहाँ किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। इसको लेके वो बताया कि 20,000 रुपया लगेगा, एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम अक्टूबर में इस कंपनी में DBR में आए, तिलक सिंह के थ्रू ही आए। 20,000 रुपया दिए, जिसका कोई एग्रीमेंट नहीं बना, हमें कोई रसीद भी नहीं मिला। उसके बाद अब मुझे सेंटर ले गया लोग, 2 से ढाई महीना तक मुझे सुबह सेंटर ही ले जाता था लोग। वहाँ पे यही सिखाया जाता था कि फ्रॉडिंग कॉल कैसे करना है, किसी को कैसे बुलाना है, किसी को अपने बात कैसे मनवाना है, यही सब सिखाया जाता था। उसके बाद जब हम पैसा का मांग किए तो मनीष सिन्हा आके और तिलक सिंह के साथ यही बोला कि तुम 50 से 52 लोगों को बुलाओ, फिर इस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाओगी, 50,000 सैलरी मिलेगा। और हम बोले कि जब नहीं आता है तो मुझे बताया गया कि तुम सेंटर पर सीखती क्या हो, सेंटर पर तो यही चीज़ सिखाया जाता है। फिर उसके बाद हम अपने भाई को बुलाए, जीजन लगा के हम लोग काम किए। मुझे नहीं पता था कि कंपनी फ्रॉड है, क्योंकि बताया नहीं था लोग। फिर वहाँ हम लोगों को बुलाएं। फिर उस बीच में तिलक सिंह 2 से 3 बार मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। जब ये बात हम मनीष सिन्हा से कंप्लेन किए तो मनीष सिन्हा के हम लोग के शादी के सॉल्यूशन निकाले कि ये बात तुम बाहर मत शेयर करना, तुम लड़की हो, तुम्हारा इज्जत चला जाएगा, तुम्हारे पास क्या, मतलब बहुत कुछ बोले। उसके बाद 3 बार हम प्रेग्नेंट हुए। तब तक मई में यहाँ पे छापा पड़ा, मुजफ्फरपुर में। छापा पड़ने के बाद मुझे तिलक सिंह हाजीपुर लेके गए, 2 दिन तक रुके। उसके बाद फिर ऑफिस में और DBR के ऑफिस में ही ले गए, और वहाँ पहले से हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, विजय कुशवाहा, हरे राम मौजूद था लोग, और वो लोगों ने ज़बरदस्ती मेरा शादी करवाया तिलक प्रताप से। उसके बाद फिर हम उसके साथ उसके रूम पे रहने लग गए। फिर मुझे वही काम बोला गया कि तुम लोगों को बुलाओ, नहीं तो जिसको बुलाई हो उन लोगों से बुलवाओ। तिलक का कहना है, पुलिस ने बताया कि तिलक ने जो बयान दिया है उसमें उसने कहा है कि शादी हुई ही नहीं, क्योंकि मैम वो इसलिए वो बोल रहा है ना, क्योंकि तिलक सिंह और मनीष सिन्हा ये लोग सारे लोग मिलकर मेरे फ़ोन को रीसेट कर दिया था। तो उन लोगों को पता है कि मेरे साथ उसका शादी का प्रूफ नहीं है। वो ये बोला था कि अभी शादी जब कर लिया ज़बरदस्ती हमसे, तो बोला था कि पब्लिक सेक्रेटरी उस टाइम किया जाएगा ना, 2-3 साल बाद, तब सबको बताया जाएगा शादी के बारे में, वो ये बोला था उस टाइम। उसके बाद वहाँ से निकल के हम अक्टूबर में अपने घर गए। फिर मनीष सिन्हा ने दिसंबर में हमें बुलाया पटना। फिर पटना में मेरे साथ मतलब समझिए हाथ तक मेरे ऊपर मनीष सिन्हा ने उठा लिया। कंपनी के मालिक है CMD। फ़ोन मेरा रीसेट किया, मेमोरी कार्ड तोड़ा, सिम कार्ड तोड़ा, और मेरे फ़ोन से उसी टाइम सारा प्रूफ वो डिलीट कर दिया, शादी, प्रेगनेंसी, हर एक चीज़ मेरे फ़ोन से डिलीट कर दिया। उसके बाद 2:30 से 3 बजे के बीच मुझे बैरिया बस स्टैंड में ला के छोड़ दिया लोग। यहाँ से जैसे तैसे करके हम अपने घर गए। अपने जो FIR की है उसके बहुत दिन हो गए। ये परिवार दर्ज हम किए थे फरवरी में ही किए हैं, 20 तारीख को। उसके बाद से ये समझिए अरेस्ट इसका तिलक का हुआ है 18 तारीख को सुबह में 4:30 या 5 बजे के बीच में हुआ है इसका अरेस्ट। उसके बाद अजय प्रताप तिलक का हुआ था और राकेश का हुआ था। और आज के डेट में समझिए राकेश छूट गया है थाना से, और छूटने के बाद वो बाहुबली बन रहा है सबको अपने साथ। यानी जितना लोग का केस में नाम है अभी सारा लोग बिहार में ही है, उन लोगों के साथ राकेश मिल के सब गवाह के घर पहुंच रहा है। मेरे भी मार्केट में राकेश के गाड़ी से लोग पहुंचा हुआ था। तो अभी धमकी मिल रहा है कि, और मेरे पापा को डायरेक्टली फ़ोन करता है लोग कि आपको मरवा देंगे दिल्ली में, आपके बेटा को मशरक में मरवा देंगे, आपकी बेटी को मरवा देंगे। और उसके बाद पैसा का धमकी दे रहा है लोग कि पैसा 50 लाख का ऑफर दे रहा है लोग कि आप लोग 50 लाख लेके केस मैनेज कर लीजिए। पुलिस का क्या रवैया है? मैम अभी तक तो हम यही बोलेंगे कि समझिए कि 2 को अरेस्ट कर पाया है, और सारा लोग बिहार में ही है, और अभी तक कोई अरेस्ट नहीं कर पाया है किसी को। और वो लोग बिहार में सरेआम घूम रहा है, सबके घर घूम रहा है लोग, और धमकी पे धमकी दे रहा है। पुलिस मेरे घर एक बार गई हुई थी कि तुम जितने गवाह लोगों का नाम दी हो, उसके बावजूद हमको कुछ लोगों का नाम बताओ जिससे हम पूछताछ करें कि कंपनी सही है या नहीं। कितने गवाह हो चुके? मैम बहुतों का गवाह हुआ है, हम 7-8 से प्लस गवाह करवा दिए हैं, सबका बयान हो चुका है थाना में। DBR में ही काम सब DBR में ही काम करते हैं। और समझिए कि मैम अगर हम जितना प्रूफ दिए हुए हैं, अगर वो लोग उठा के देखेगा तो फिर गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम दिए हुए हैं। जो केस इस पोस्को भी लगा हुआ है, इस DBR कंपनी पे पोस्को भी लगा हुआ है, उसका भी हम कटिंग दिए हुए हैं थाना को। धीरे धीरे जो है आप
का गवाह बढ़ रहा है, आपके साथ लड़कियां जुट रही हैं, कैसे? मैम देखिए, सब लोग इसी इंतज़ार में था ना कि कोई एक लड़की आगे बढ़े, फिर हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि वो सारे लोग डरती थी। वो लोग मतलब इतना वहाँ पे अपर हैंडसेट मार देता है लोग ना कि कोई गेट खोल के बाहर तक नहीं जा सकता है, इतना लोग अपर हैंडसेट मार देता है, इसीलिए कोई किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए थे। वहाँ पे किस तरह से लड़कियों का शोषण होता है, जान चुके हैं? जैसे मैम वो लोग रात में सभी को इकट्ठा बैठाता है, ठीक है, एक रूम के लोगों को सबको इकट्ठा बैठाएगा और बोलेगा कि मीटिंग चलेगा, कोई सीनियर पर्सन आने वाला है, वहाँ लड़का लड़के सब लोग बैठेगा और सीनियर पर्सन वही लोग आता था। और उस बीच में अगर कोई भी लड़की उन लोगों को पसंद आ गई तो वो लड़की चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालात में चाहिए। तो जैसे वो जिसके थ्रू आई रहती है उसको वो लोग टॉर्चर करता है, कि मुझे उसको मेरे रूम पे तक तुम पहुँचाओगे, और मैम मजबूरी रहता है कि लड़की उसको पहुँचाती है सब, मतलब जो पसंद आ गई वो चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालात में चाहिए। और इस तरीक़ा से शोषण होता है। और नहीं तो लड़कियां जब ये करेगी कि नहीं मुझे घर जाना है, घर जाने का कोई जिद करेगी, तो क्या होता है कि लड़का सबके साथ उसका कांटेक्ट करवा देता है लोग, और वो लोग ज़बरदस्ती करवाता है मैम, ऐसे करके वहाँ पे शोषण होता है। पुलिस का कहना है कि आपका पर्सनल मैटर है, आप शादी करना चाह रही हैं और उस लड़के ने जो तिलक है उसने आपसे शादी नहीं की, इस वजह से आप इस तरह का माहौल बनाए हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं और बाकी लड़कियों का भी जिक्र कर रहे हैं। नहीं मैम, ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, ये DBR का मैटर है। और रहा बात शादी करने का, तो मेरा हर एक बयान आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें हम सरेआम बोल रहे हैं कि मुझे तिलक के साथ रहना ही नहीं है, और ये हम खुलेआम बोलते हैं कि मुझे तिलक से शादी करनी ही नहीं है। वो लोग शादी जो करवाया था मेरा ज़बरदस्ती था, हम तिलक के साथ कभी रहना चाहते ही नहीं है, वैसे इंसान के साथ नहीं रहना है जो समझिए कि कंपनी में सबके साथ शोषण कर रहा है या करवा रहा है, कंपनी के CMD के साथ मिल के वो शोषण करवा रहा है या अपने अपलाइनों के साथ मिल के शोषण करवा रहा है, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है कभी। मेरे साथ ये हुआ कि फेसबुक पर मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, उसके बाद में एक्सेप्ट किए, तो उसके बाद में 2-4 दिन ऐसी बात किए, काम को झांसा दिया गया कि मतलब काम करोगी, तो हम बोले कि क्या चीज़ में, तो हम बोले कि नहीं अभी हम काम नहीं कर सकते हैं, अभी हम पढ़ाई करते हैं। तो बोली ना कि मतलब क्या चीज़ में पढ़ाई करती हो, हम बोले कि अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, अभी हमको पढ़ना है, हमको काम नहीं करना है। तो किससे आओ, यहाँ पे पढ़ाई भी होता है और काम भी होता है, से बढ़िया जॉब है। तो हम बोले कि क्या चीज़ का है, तो उधर से बोला गया कि मेडिसिन का है। तो हम बोले कि कितना देरी तक ले काम होता है, तो बोला गया कि 2-3 घंटा काम होता है, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई होता है। तो हम बोले कि ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई होता है तो हम आएंगे, तो किससे हाँ आना। तो उसके बाद में बोला गया कि पैसा भी लगता है, तो हम बोले कि कितना लगता है, तो किसे 20,000 रुपया 500 रुपया फॉर्म के लगेगा। तो हम बोले कि उतना हमको से पैसा नहीं हो पाएगा, से कंपनी सब फ्रॉड रहता है। तो किसे नहीं इसमें फ्रॉड नहीं है, हम बोले कि हाँ फ्रॉड होगा, से ऐसा बहुत कंपनियां चला है, पैसा ले लेके उसके बाद में काम में नहीं लगवाता है। तो किसे नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, से इसमें अथी सरकारी तरफ से ऑर्डर है, सरकारी काम भी हो जाएगा। हम बोले कि ऐसा बात है, से कुछ उसका प्रूफ भेजेगी, तो बोली ना कि अगर आके देख लो अपना। तो उसके बाद में हम अपने फैमिली के साथ आए, तो फैमिली को सब मतलब अप्रहेंशन तो इतना तगड़ा मार दिया ना, IC ऑफिस में खाली ले गया, और उसके बाद में बोला गया कि इसे ऑफिस में ले जाके ऐसे कि क्वालिफिकेशन कितना है। तो हम बोले कि 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, तो किस ठीक है, से हम बोले कि काम क्या चीज़ का मिलेगा, तो किसी मेडिसिन का काम मिलेगा। तो हम बोले कि कब से काम मिलेगा, तो किसे कल से ज्वाइनिंग हो जाएगा, आज पैसा जमा कर देगी ना, तो कल से ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो किसे तो फिर उसके बाद में बोला गया, तो हम गए रूम पे गए, तो रूम पे गए तो खाना भी अच्छा नहीं मिला। तो हम बोले कि खाना 20,000 रुपया ऑफिस में जमा करवाया और 500 रुपया फॉर्म के लिया। तो हम बोले कि तो उसके बाद में गए रूम पे, फिर ले गया हमको पापा के। तो उसके बाद में खाना दिया, उस रात को अच्छा खाना दिया, पर सुबह में खाना एकदम बहुत ख़राब दिया। तो उसके बाद में हम बोले ना कि 20,500 रुपया इसीलिए जमा करवाए थे, ऐसे हम ये काम नहीं करेंगे, हमको पैसा वापस कर दीजिए। ताकि से आज मतलब खाना बनाने वाली नहीं है, से छुट्टी पर चल गई है, से आज बड़े से खाना मिलेगा। तो उसके बाद में 2-4 दिन तक ले ऐसे ही किए, तो बहाना लगाते रोज़ ऐसे बोलते गया कि खाना बनाने वाली नहीं है, से गई हुई है,
थोड़ा सा उसका बेटा की तबीयत ख़राब है तो गई हुई है। फिर ऐसी रूम पर रखता था। उसके बाद में 3-4 दिन हो गया ना, तो मतलब ले गया सेंटर में। तो सेंटर में ले गया तो हम बोले ना कि तो इस सेंटर में क्या करने के लिए हमको लिया है, तो हम काम करने के लिए आए हैं ना, तो हमको काम नहीं करवा रहे हैं, रूम पर रखते हैं, ले जाते हैं झूठो मूठों के मीटिंग करवाने के लिए। तो किसी भी क्लास ले लेगी ना, तो उसके बाद में कैसे ऑफिस में रहेगी कैसे नहीं रहेगी, तब तुमको कैसे जानकारी पड़ेगा। तो हम ही सोचे कि हाँ तो अच्छा बात है, जानकारी लेना भी चाहिए। कहीं ऑफिस के बात है तो ऑफिस में कैसे किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा तो हमको क्या पता चलेगा। तो उसके बाद में ऐसे करते करते 15 से 20 दिन हो गया। हम बोले कि अब हम नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो उसके बाद में बोला गया ना, तो हम भागने लगे। मतलब 2-4 गो हमको पीछे लगल था देखने के लिए हमको। तो हम 2-4 दिन बैग निकाल के, मतलब हमको देखल नहीं था, तब पर भी हम भाग रहे थे कि कैसे जाएंगे ना। तो उसके बाद में अपन घर चल जाएंगे, घर के फैमिली को बुला के। और जब घरे बात करने के लिए मम्मी पूछती थी ना कि मैया काम करे जाए थे, ड्यूटी कैसा रही था, तो उस टाइम क्या करती थी कि दिन भर मोबाइल मेरा ले रहती थी दिन भर। और ले के बाद में शाम को एक तुरी कॉल इधर से लगवाती थी मम्मी के पास। मम्मी से हमको बात, मतलब जो पहले से काम करती थी ना, तो उसको सिखाया रहता था कि अभी न्यू लड़की आई है, 20,000 रुपया जमा करते थे ना, तो जब तक ले आपको मतलब ये पता नहीं हो जाएगा ना कि फ्रॉड काम, मतलब फ्रॉड काम नहीं है। अब हम लोग का शुरू में पता चल जाता कि फ्रॉड काम है, तो हम लोग तो भाग जाते। और मम्मी पापा से बताते हैं ना, मम्मी पापा पूछती है कि मतलब अभी काम करने गई है कि नहीं गई है, ड्यूटी पर गई है कि नहीं गई है। तो उसके बाद में तो क्या किया जाता था कि फ़ोन लिया जाता था, ले लेती थी सब लोग। मतलब ऊपरे राकेश है ना, राकेश यादव, वही सबको बोलने रहती थी कि फ़ोन ले, सबको रात में फ़ोन जमा कर देना है। आप फ़ोन नहीं देते थे ना तो बलजोरी मारपीट करके फ़ोन ले लेता था सब लोग। राकेश यादव मारपीट भी किया है। और उसके बाद में हम बोले कि एगो लड़की थी तन्नू दी, तो हम बोले ना कि दी से ऐसा काहे कर रहे हैं, से मम्मी को हमको बताने दीजिए कि काम नहीं है अच्छा। तो हमको मम्मी से झूठो बात कर लेती थी ना कि ये मम्मी से अथी मन नहीं लग रहा है, इसी वजह से घर जाने के लिए बोल रही है। हम बोले ना कि ऐसे मम्मी के साथ, मम्मी से बात करने ही ना देती थी कोई से ना। जब मेरा फ़ोन पर कॉल आता था ना, तो सब लोग ले के या बात करने लगता था, पर हमको बात नहीं करने देता था सब लोग। तो ऐसे करते करते 1 से 2 मंथ हो गया। तो हम बोले कि पैसा तो अब 1 मंथ हो गया, कुछ काम भी नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग थी, बहुत कम से कम 200-300 से ज़्यादा ऐसे हुआ है लोगों को। मेरे साथ में यही हुआ कि हाजीपुर में वो काम कर रहे थे, मेरे साथ भी सेम वैसे ही बहुत टॉर्चर हुआ, यही सब को लेकर बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। यौन शोषण की बातें आ रही है, वहाँ पे किस तरह से होता है? ज़बरदस्ती जी, वो मतलब वो लोग अभी खुला घूम रहा है और हम लोग को कॉल भी कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है केस वापस ले लो नहीं तो मार देंगे, ऐसे भी बोल रहा है। तुम बता सकते कि वहाँ पर कितनी लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ? गिन नहीं सकते कितना लड़कियां हैं, बहुत सारा, सबके साथ यही होता है वहाँ पे। सभी लड़कियों को बाहर निकला जाता है, पर मैं इतना न धमकाता है वो कि सब मतलब सोच रहे कि सब बाहर आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। बहुत गलत किया हम लोग के साथ, हम ही लोग के साथ नहीं सबके साथ बहुत गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा। उतना नहीं करना चाहिए जितना किया है हम लोग के साथ, बहुत किया है। वो जो वीडियो मारपीट वायरल हो रहा है, जी उसमें आप जी क्यों मारपीट हो रहा है? मैम उसमें मारपीट इसी कारण हो रहा है कि हम एक दूसरे को नहीं बुला रहे थे, इसकी वजह से मुझे पीटा गया है। जी, जो मतलब सीनियर पर्सन के बाद जो नहीं मानती है उसके साथ यही सब होता है मैम। जी कितनी बार आपके साथ 2 बार हुआ है मैम। वीडियो कैसे सामने? वीडियो एक बार जो मतलब मारपीट हुआ है मैम, तो उसका वीडियो तो मेरे पास है नहीं, और दूसरी वीडियो है जो आप लोग के सामने है, आप देख ही रहे हैं लोग। और वो वीडियो बनाने वाले हैं नूर आलम सर। ये काम उन लोग का साथ होता था ना, जब वीडियो में पीटता भी था लोग और वीडियो उसके साथ साथ वीडियो भी बनाता था लोग, उसके साथ साथ गाली भी देता था लोग। जी
वीडियो मतलब एक दूसरे के टीम में भेजने के लिए कि ऐसे डरवाने के लिए कि ऐसे अपने टीम में भेज देना, ऐसे जो अगर लड़कियां बात ना मानेगी, बुलाएगी नहीं तो ऐसे ही पीटा जाएगा। इसकी वजह से वीडियो बनाता था लोग। जी मैम देखिए, लड़कियों के साथ अनशोषण का मतलब ये हो कि जो लड़की सीनियर पर्सन के संबंध में आ गई, उनका बात मान ली और उनके साथ रिलेशनशिप में आ गई, सब उन लोग के साथ होता था। जी अगर नहीं मानती थी लोग तो फिर मार पीट, यही सब गाली गलौज, वीडियो वगैरह बनाना, सब यही सब करता था लोग। ये हाजीपुर के सेंटर में थी। मेरा तो सर मैम इसमें हम तो 20,500 पे गए हैं और प्लस में अपना भाई का भी आईडी लगा रखी थी। भाई का आईडी लगा रखी थी और 21 आदमी को मैं बुला दी थी 20,000 पे। अब समझिए कि इतना लोग को मैं बुलाई, रिलेशनशिप में कभी आदमी है सब, जिससे रिलेशन टूट गया है पैसे की वजह से, और काम वहाँ पे बुलाई थी अपनी जॉब के लिए। जब नहीं मिलेगा तो मैं वही सब ना होगा। जी इतना लोग को मैं बुला चुकी हूँ। यही नहीं, डीवीआर कंपनी ने न सिर्फ लड़कियों का शोषण किया है बल्कि इसके शिकार हजारों लड़के भी हुए हैं। ओमकार जो यूपी के रहने वाले हैं, उन्होंने एफआईआर दिखाते हुए बताया कि 19/5/2023 में भी उन्होंने मनीष सिन्हा के खिलाफ एफआईआर की थी और कई गवाह भी गुजरे। सेंटर पर छापेमारी भी हुई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें ही धमकी दी जा रही है। मैम मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में मुझे 2023 पाँचवा महीना में बुलाया जाता है डीवीआर यूनिक कंपनी में काम करने के लिए। काम करने आने के बाद मैम मुझे 22 दिन ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद मुझे समझ गए थे कि एक फ्रॉड कंपनी और ये मतलब लड़कों के साथ लड़कियों के साथ गलत कर रहा है। उसके बाद से जब मैं घर जाने के लिए मैं अपना मांग किया, उसके बाद से मुझे रूम में बंद करके मारा जाता था, पीटा जाता था। उसके बाद से जब मुझे मारा पीटा जाता, मैं इसका विरोध किया तो उसके बाद मुझे रूम में बंद करके किडनैप की वजह से रख दिया गया। उसके बाद मेरे घर पे फ़ोन करके 2 लाख रुपया मतलब 2 लाख रुपया मांगे लोग, ठीक, कि पैसा दीजिए वरना आपके लड़के का जान मार देंगे। उसके बाद से जब मैं वहाँ से भगा तो मैं यूपी के बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में ओपी थाना पे केस किया। केस करने के बाद वहाँ से 11 लोग के ऊपर केस हुआ है। उसके बाद 7 लोग जेल गए। अभी तक इस कंपनी के मनीष सिन्हा गिरफ्तार नहीं हुए हैं। साल भर के बाद मैं 2-3 तारीख पे आया भी कोर्ट में आने के बाद 2-3 तारीख बाद यहाँ से कहीं भी कोर्ट से उनका मतलब बेल नहीं होने दिया मनीष सिन्हा का, तो हाई कोर्ट से बेल कराने की कोशिश की। जब हाई कोर्ट से भी बेल नहीं इतना जल्दी मिल रहा था इन लोग को, तो मेरे घर पे पहुंचकर मुझे पैसे का प्रलोभन दिए। पैसा ना एक्सेप्ट करने के बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। कहा गया बिहार में आओगे तो तुमको यहीं पे बैठा लेंगे, ठीक। उसके बाद से मैं बिहार आना बंद कर दिया। उसके बाद इन लोग को मेरे केस से इन लोग को बेल मिल गया। बेल मिलने के बाद ये लोग मतलब अपना फिर से ये लोग धंधा चालू कर दिया है। उसके बाद से पुलिस प्रशासन मुझसे एक बार भी नहीं पूछी कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। इन लोग के ऊपर पॉलिटिक्स और पैसे की दबदबा है। जो पैसा इन लोग के पास है उसी के बदौलत ये लोग बच रहे हैं। लड़कियों के साथ वहाँ पे किस तरह का बिहेवियर किया जाता था? जी मैम, लड़कियों को जैसे ही लोग जब चलाते थे उसके बाद से जो रूम में लड़कियां को रखा जाता था, इसके बाद से शाम के लोग मतलब बड़े लेवल के जो आते थे लोग, बड़े लोग आते थे। उसके बाद से ये लोग मीटिंग देते थे। लड़कियों को अलग मिलता था, लड़कों को अलग मिलता था। उसके बाद से ये लोग अब लड़कियों के कहाँ ले जाते थे, क्या करते थे ये लोग को हमको नहीं पता। मैं कोई बाहिर दे रहा हूँ, लेकिन लड़कियों के साथ शोषण होता था, लड़कियों के साथ गलत होता था। लड़कियों को बाहर ले जाएगा? जी बाहर ले जाता था। अब ये मैम मुझे रूम से बाहर नहीं निकल दिया जाता था। रूम से बाहर लड़के को नहीं निकला दिया। लड़कियों को जिसको ले जाता था वो रात को 2 से 3 बजे रात को ही आती थी, उसके पहले नहीं आती थी। इस मामले में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एफआ की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी के नेतृत्व में एक जांच दल ने 29 जून को डीवीआर कांड की पीड़ित लड़कियों से मुलाकात की। ये लड़कियां उस वक्त अहियारपुर थाने में गवाही देने पहुंची थी। उसके बाद मीना तिवारी और डीवीआर कांड की पीड़ित लड़कियों ने 30 जून को पटना में संवाददाता सम्मेलन के जरिए अपने साथ हुई यौन शोषण, ठगी, मारपीट की घटनाओं को विस्तार से रखा।
मीना तिवारी का कहना है कि ये कांड भी एक संगठित अपराध की ओर इशारा कर रहा है। सत्ता और प्रशासन के बिना संरक्षण के ये संभव नहीं हो सकता, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि हर एक पहलू सामने आए। पहले तो सबसे पहले जो लड़की सामने आई, मैं उसकी बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा करती हूँ, और उसके सामने आने के बाद अन्य लड़कियों ने भी हिम्मत दिखाई है और आज 4-5 लड़कियाँ यहाँ थीं। और जैसा ये लड़कियाँ बता रही हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनके साथ ये शोषण, ये अत्याचार हुआ है, लेकिन वो डर रही थी कि कैसे आगे बढ़ें। उन लड़कियों को आज हिम्मत मिलेगी और बहुत सारी लड़कियाँ इस मामले में बोलने के लिए सामने आएंगी। लड़कियों से जो पूरी बात हुई है उसके ज़रिए ये साफ़ है कि ये किसी 1-2 या 2-4 लड़कियों के साथ ये शोषण नहीं हुआ है, ये सैकड़ों लड़कियां इसकी शिकार बनी हैं। इसमें बड़ी संख्या में लड़के भी शामिल हैं जिनको रोज़गार के नाम पर इस DVR कंपनी ने बुलाया और उनसे पैसा वसूला गया और उनको फिर उस पैसा वसूली के काम में लगाने की कोशिश हुई। उन लड़कों के साथ भी मारपीट हुआ है, उन लड़कों के साथ भी फ्रॉड हुआ है। लेकिन लड़कियों के साथ जो एक अतिरिक्त चीज़ जुड़ी है कि इनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी हुई हैं। झूठी शादी का झांसा दिया गया है। किसी लड़की ने अगर शिकायत करने की कोशिश की तो उसको दिखा दिया गया है कि तुम्हारी शादी कर दी गई है, और वो झूठी शादी थी। वो 1 या 2 महीने के बाद उस लड़की को फिर किनारे करने की कोशिश हुई है। तो इस तरीके से ये यौन उत्पीड़न, उनके साथ मारपीट, उनके साथ गाली गलौज, ये तमाम घटनाएं हुई हैं। और ये लड़कियां जो सामान्य परिवार की हैं और बहुत कम उम्र की लड़कियां हैं, ये 18 साल, 19 साल, 20 साल उम्र की लड़कियां हैं। जाहिर सी बात है कि इस उम्र में ये लड़कियां बहुत प्रोटेस्ट नहीं कर सकती हैं। शायद DVR के जो ये जो नेटवर्क है वो इस बात को समझता है कि कैसे इन लड़कियों को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, इसलिए आम तौर पर इसी एज ग्रुप की लड़कियों के साथ ये तमाम अत्याचार यहाँ हुए हैं। तो ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है। इसमें साफ ये दिख रहा है कि पुलिस अपराधियों के साथ खड़ी है, और ये जितना बड़ा नेटवर्क है इन अपराधियों का, ये धोखाधड़ी करने वाला, पैसा वसूलने वाला जो ये पूरा गिरोह है, इसका जाल सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे, गोरखपुर से इसका नेटवर्क जुड़ा हुआ है, बिहार में ये छपरा, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कई ज़िलों के नाम आ रहे हैं जहाँ के बच्चे, जहाँ की लड़कियाँ इस जाल में फंसाई गई हैं। तो इन अपराधियों का जो ये पूरा नेटवर्क है, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का इनको संरक्षण मिला हुआ है। अन्यथा ये इतना कुछ होने के बाद भी कोई कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल नाम मात्र की कार्रवाई हुई है। इसमें सिर्फ एक लड़की का मामला बना के दरअसल इस पूरे नेटवर्क को यहाँ की पुलिस बचाना चाहती है, जबकि अखबार में तमाम चीज़ें छपी हैं। इससे पहले भी, ये पहली बार घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी एक लड़के ने शिकायत की थी। इससे पहले एक लड़की महिला थाना गई थी, और महिला थाना जब वो गई तो उसके मामले को भी पर्सनल बना करके और मामले को रफा दफा करने की महिला थाना से कोशिश हुई। तो यहाँ काम करने वाले ये लड़के लड़कियाँ, इन लोगों ने लगातार कोशिश की है, लेकिन पुलिस अपराधियों को बचाने में इसको सिर्फ एक लड़की का मामला बता करके और ख़त्म कर देने की कोशिश कर रही है। और इसलिए ये लग रहा है कि जब इतने जगहों का नाम आ रहा है तो ये स्वतः प्रशासन को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए थी। यहाँ के अखबारों में रोज़ छप रहा है, बातें सामने आ रही हैं कि वो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करती। इस पे तो बिहार के DGP को कम से कम एक SIT बनानी चाहिए थी, क्योंकि ये सिर्फ एक ज़िले का मामला नहीं है। लेकिन इस पूरे केस को एक अहियापुर थाने को दे दिया गया है, और जो थानेदार खुद ही बहुत सारे सवालों के घेरे में है। तो इसलिए ये जो बचाने की कोशिश है अपराधियों की, इसके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। हम बिहार की सरकार से मांग करते हैं कि महिला सशक्तिकरण का नारा लगाना अब नीतीश जी बंद कीजिए। ये जो भाजपा और नीतीश जी की सरकार चल रही है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कभी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड हो रहा है, कभी आज ये DVR कंपनी के नाम पर हो रहा है, और ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं। इस मामले पर क्या करने जा रहा है आपका संगठन? हम लोग इन लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे, और इस लड़ाई के लिए हम हर स्तर पे कोशिश करेंगे। हम बिहार की सरकार से मिलेंगे,
हम बिहार के जो उच्च पुलिस पदाधिकारी हैं, हम लोग उनसे मिल कर के न्याय की गुहार लगाएंगे और इन लड़कियों को न्याय मिले, इसके लिए हम पूरे समाज से अपील करेंगे, पूरे महिला संगठनों से अपील करेंगे कि वो सब लोग एक साथ आएँ और इन लड़कियों को न्याय दिलाएं। इस कंपनी का ये मामला नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई FIR की गई है। यही नहीं, आपको याद होगा कि पिछले साल यानी 19/5/2023 को भी नौकरी और ट्रेनिंग देने के बहाने लड़कियों का यौन शोषण करने का मामला उजागर हुआ था। महिला हेल्पलाइन की सूचना पर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने 12 लड़कियों को सद्भावना एक्सप्रेस से रेस्क्यू किया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब झारखंड की 16 साल की लड़की यौन शोषण करने वाले गिरोह के झांसे में आ गई। लड़के को नींद की गोली देकर रेप किया जाता था। लड़की सुबह उठती थी तो कपड़े खुले मिलते थे। पीड़िता ने महिला हेल्पलाइन में काउंसलिंग के दौरान ये बात बताई थी और ये कहानी वहां पे रहने वाली लगभग लड़कियों की थी। मामला रक्सौल से जुड़ा था, जहां इस कंपनी यानी DBR का ही ब्रांच है। कंपनी की तरफ से कहा जाता है कि यहाँ कंप्यूटर कोर्स के साथ आयुर्वेदिक दवा की मार्केटिंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ भी वही गोरख धंधा। इसमें बिहार, झारखंड और बंगाल के 1200 से अधिक युवक युवतियां जुड़े हुए हैं। इसे कुछ समय के लिए बंद तो किया गया, लेकिन फिर खबर है कि इसे खोल दिया गया है। बहरहाल हम तो यही चाहते हैं कि इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को तत्काल सजा मिले।